नमस्कार। परख के आज के अंक में और शायद आज के अंक के बाद कुछ और अंकों में हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत कुमार झा रहेंगे और वे हाल के समय में जो श्रम सुधार के नाम पर जो बदलाव किए जा रहे हैं उनके बारे में हमें बताएंगे, एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से हम सब श्रम सुधार के नाम पर हो रहे बदलावों को, उनकी हकीकत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डॉक्टर इंद्रजीत कुमार झा दिल्ली विश्वविद्यालय के ARSD कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं और इन्होंने जो श्रमिक यूनियन है उनके बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। उनकी PhD इस पर है और मुझे उम्मीद है कि इनकी जो चर्चा है उससे हम मौजूदा समय में श्रम सुधारों की हकीकत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। पिछले दिनों कोविड-19 महामारी की वजह से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हमने लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर देखा है। उनकी दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में श्रम कानूनों को या तो स्थगित कर दिया है या उसमें व्यापक संशोधन किए हैं। इसमें बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपने राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए या विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे इन बदलावों को लेबर रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। इसे श्रम सुधार के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि श्रमिक कानूनों में किए जा रहे इन सुधारों से किसे फ़ायदा होने वाला है, या श्रमिक कानूनों में जो ये व्यापक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं क्या उसमें ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उसको सुधार कहा भी जा सकता है। आज परख के इस एपिसोड के अंतर्गत इसी संदर्भ में श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों के ऊपर और उन श्रम कानूनों को समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः जब हम लेबर रिफॉर्म या श्रम सुधार की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो श्रम कानून में सुधार की बात अभी हो रही है या जिस तरह से अभी श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं वो कोई अचानक से घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि उस पर एक लंबे समय से उस पर कार्य हो रहा है, उस पर लंबी बहसें चलती रही हैं और सरकारों ने भी इस पर काफ़ी समय समय पर इसमें बदलाव लाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमें पता है कि जो श्रम का जो मुद्दा है, श्रम का विषय है, उसे संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में रखा गया है और इस नाते संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत श्रम के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को ही जिम्मेवारी दी गई है। शायद यही वजह है और कुछ अन्य वजहों की वजह से जब हम श्रम कानूनों को देखते हैं तो श्रम कानूनों की संख्या को देखते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रम कानून दिखाई देते हैं। मसलन केंद्र के ही कानून को अगर हम देखें तो तकरीबन 44 श्रम कानून दिखाई देते हैं और चूँकि राज्यों को भी श्रम के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, इसीलिए इसमें 200 से ज़्यादा राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून भी दिखाई देते हैं। समस्या इतना ही नहीं है, चूँकि श्रमिक कानूनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसमें कई कानून एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं। कई सारे कानूनों के एक साथ ओवरलैप करने की वजह से उसमें कई सारे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम फैक्ट्री की ही परिभाषा को देखें तो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो फैक्ट्री की परिभाषा बताई गई है उसमें विथ पावर 10 वर्कर्स और विदाउट पावर 20 वर्कर्स का क्राइटेरिया बताया गया है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो उसमें जो फैक्ट्री की परिभाषा बताई गई है उसमें विथ पावर
50 वर्कर और विदाउट पावर 100 वर्कर का क्राइटेरिया रखा गया है। इसी तरह से कई दूसरे प्रावधानों को अगर हम देखें, चाहे वो मिनिमम वेज का हो, सोशल सिक्योरिटी का हो, या इस तरह के प्रोविजंस हों, तो उसमें कई सारे कानूनों में ओवरलैप दिखाई देता है। जैसे कि मिनिमम वेज की बात मिनिमम वेजेज एक्ट में भी है, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट को देखेंगे तो उसमें भी मिनिमम वेजेज के प्रावधान उसके अंदर भी हैं। फैक्ट्री एक्ट देखेंगे उसके अंदर भी मिनिमम वेजेज के प्रावधान है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट देखते हैं उसके अंदर मिनिमम वेजेज के प्रावधान हैं। तो ये सभी एक ही तरह के प्रावधान दूसरे हर तरह के कानूनों में दिखाई देता है। इसलिए वहाँ किस कानून का वहाँ उल्लंघन हो रहा है, किस कानून का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। और यही वजह है कि जो श्रम कानूनों को लेकर काफ़ी समय से ट्रेड यूनियंस की भी ये डिमांड रही है कि श्रम कानूनों में इस तरह के जो विरोधाभास है उसका समाप्त करने के लिए लेबर रिफॉर्म किया जाए, श्रम कानूनों में बदलाव किया जाए। इसलिए जो श्रम सुधार है या फिर जो श्रमिक कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं वो अपने आप में समस्या का विषय नहीं है। समस्या का विषय यहाँ पर ये इसलिए हो जाता है क्योंकि समस्या का विषय इसलिए आता है तब हो जाता है जब श्रम सुधार के नाम पर सरकारें जो श्रमिक कानूनों में इस तरीके के संशोधन करने का प्रयास करती है जिसमें कि उससे नियोक्ता को या एम्प्लॉयर को ज़्यादा फ़ायदा हो सके और श्रमिक कानूनों के साथ वहाँ पर श्रमिकों के अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं एक समझौता करने की कोशिश की जाती है। चूँकि अब उसमें आप कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मार्केट इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए इस तरह की दलील दी जाती है कि श्रम कानूनों को जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। और इसलिए यहाँ श्रम कानूनों में व्यापक चेंज की बात की जाती है और वहाँ नियोक्ता के समर्थन में श्रमिक अधिकारों के साथ एक कंप्रोमाइज़ करते हुए संशोधन किए जाते हैं। इसी तरह से इसी के कड़ी के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार ने जैसे कि 2016 में हमारी सरकार ने चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर जो संशोधन किए, चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन करके सरकार ने ये प्रावधान बनाया कि उसमें 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के काम करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन साथ ही अगर हम उस कानून के अंदर देखें जो संशोधन किए गए हैं 2016 में, उसमें जो एडोलसेंट यानी कि जिन बच्चों की उम्र 14 साल से 18 साल के बीच है, वहाँ अगर हम देखें तो एडोलसेंट को हजारडस इंडस्ट्री, खतरनाक कारखानों में, खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया उसमें जो खतरनाक उद्योग के अंतर्गत जो कारखाने या जो उद्योग या जो प्रोसेस उसके अंदर आते थे, पहले इसके अंतर्गत 16 ऑक्यूपेशंस खतरनाक उद्योग के कैटेगरी में आते थे और 65 प्रोसेसेस को इसके अंतर्गत रखा गया था। लेकिन जो 2016 में जो संशोधन हुए उसमें हम देखते हैं कि 16 जो उसमें ऑक्यूपेशंस थे उसको घटाकर 3 ऑक्यूपेशन को कर दिया गया और प्रोसेसेस जो 65 प्रोसेसेस थे उसको घटाकर 29 कर दिया गया। तो इस वजह से एक बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग जो कि खतरनाक उद्योगों की परिभाषा से बाहर हो गए। तो अगर हम चाइल्ड लेबर को खतरनाक उद्योगों में प्रतिबंध लगाते हैं काम करने पर, तो वो उद्योग जो कि पहले खतरनाक उद्योग के अंतर्गत थे और इस संशोधन के बाद जो कि इससे बाहर हो गए खतरनाक उद्योग की परिभाषा से, अब उसमें वो एडोलसेंट भी उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसीलिए जब इस तरह का संशोधन पास किया जा रहा था तो उस समय बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी ने इसके ऊपर कई सारे सवाल उठाए थे। वरुण गांधी जी का उस समय सवाल उठाना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वरुण गांधी उस समय रूलिंग पार्टी के
सदस्य थे, रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, और स्वयं रूलिंग पार्टी के होते हुए भी सरकार के द्वारा जो इस तरह का संशोधन किया जा रहा था उस पर उन्होंने कई सारे तीखे सवाल किए, और इस पर सवाल करते उन्होंने कहा कि ये ऐसा दिखता है जैसे कि पीछे ले जाने वाला एक कदम है, और ये जो औपनिवेशिक काल में जिस तरह से चीज़ें होती थीं उस तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है। और हमें पता है कि औपनिवेशिक काल में या जो औपनिवेशिक काल में जब हम देखते हैं तो उस समय चाइल्ड लेबर काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था। इनफैक्ट जब 1881 में प्रथम कारखाना कानून जब पास किया गया था तो उस समय बच्चों के काम करने के घंटे को पहली बार सीमित किया गया, और उसको सीमित करके 9 घंटे उसको निर्धारित किया गया था। और दूसरे कारखाना कानून जब 1891 में पास होता है तो उस समय बच्चों के काम करने की अवधि को घटा के 7 घंटे तक सीमित किया गया था। तो इस तरह से बच्चों से काम करवाने की प्रवृत्ति या दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती हैं, और इसीलिए जो सांसद वरुण गांधी जी हैं उन्होंने इस तरह के इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए। विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया और इसकी आलोचना की कि चाइल्ड लेबर की घटनाएं आए दिन समाज में होती हैं, लेकिन पहले जो घटनाएं होती थी वो कानूनन अपराध था, उसको सरकार किसी को पकड़ने पर सजा दे सकती थी। लेकिन अगर हम इस तरह का संशोधन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक लीगलाइज कर देते हैं उन चीज़ों को। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ करते हैं श्रमिक अधिकारों के साथ, श्रमिकों के हितों के साथ। इसी तरह से पिछले साल हमने देखा कि हमारे जो केंद्र की सरकार है उसको के जो विभिन्न जो श्रम कानून हैं उसमें संशोधन व्यापक स्तर पर उसमें सुधार करते हुए उसको 4 कोड के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। और उसमें जो पहला कोड है कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़, कोड ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें कोड ऑन वेजेज के ऊपर संसद ने इसे पारित भी कर दिया है, और बाकी के जो 3 कोड हैं ये स्टैंडिंग कमेटी के पास संसद ने भेजा है, और इस पर अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर विचाराधीन है। तो इस तरह के जो ये संशोधन हो रहे हैं, इन संशोधनों पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो श्रमिक अधिकारों के साथ यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करके नियोक्ताओं को ज़्यादा अधिकार देने का प्रयास कर रही है, उसके फेवर में चीज़ों को करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो सरकारी महकमे का जो आर्गूमेंट है, उनका कहना है कि चूँकि श्रम कानूनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा श्रम कानून है, इसे क्रियान्वित कर पाना कठिन होता है, इसीलिए इसको यदि हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे, ज़्यादा आसान बना देंगे तो इसे सही तरीके से लागू कर पाएंगे। तो इस तरह से श्रमिक सुधार का जो मुद्दा है वो दोनों ही तरीके से दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ इसमें इसलिए भी संशोधन की ज़रूरत होती है, और यहाँ ट्रेड यूनियंस भी आर्गूमेंट देती है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम श्रम कानूनों को कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और श्रमिक अधिकारों के साथ एक कंप्रोमाइज़ करते हुए बदलने की कोशिश करते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है। वस्तुतः इस तरह का जो आर्गूमेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं श्रम कानूनों को लेकर कि इसमें ये आर्गुमेंट काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, खास करके जब से भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तभी से इस तरह का आर्गुमेंट दिए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम कानूनों में जो बदलाव की मांग है या श्रम सुधार की जो मांग है वो केवल कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से ही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी आती हैं। लेकिन इसका जो ट्रेड यूनियंस का जो आर्गुमेंट है वो अलग है। वो इसलिए है कि कानूनों के अंदर जो विसंगतियां हैं, जो उसमें कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए उसको दूर किया जाए। जबकि कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से जो बात आती है उसके अंदर बताया जाता है कि यहाँ जो श्रम कानून है वो ज़्यादा कठोर हैं, उसकी वजह से मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, फंक्शन करना कठिन हो जाता है। और यहाँ पर इसलिए मार्केट के लिए ज़रूरी है कि श्रम कानून थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए। और इस तरह से ये लोग श्रम कानूनों को कठोर बताते हुए इसे एक इंस्पेक्टर राज के रूप में बताते हुए इसमें कई तरह के संशोधन करने की मांग करते रहे हैं। तो वस्तुतः इस तरह के जो डिमांड हैं श्रम कानूनों को लेकर बदलने के, जब हम इस पर देखते हैं तो ये हमें
उदारीकरण की प्रक्रिया से ही इस तरह की डिमांड ज़्यादा दिखाई देते हैं, जब से उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। और वहाँ से ये बताया गया कि श्रम कानून के कठोर होने की वजह से यहाँ पर मार्केट को सही तरीके से मार्केट फंक्शन नहीं कर पाता है। और वहाँ से ही इस तरह के आर्गुमेंट निकलने, उदारीकरण के जो पैरोकार थे वो इस तरह का आर्गुमेंट देना शुरू किए कि देश के अंदर श्रम कानूनों को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर बाजार व्यवस्था जो है वो सही तरीके से चल पाएगा और उससे जॉब्स के नए नए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो पाएंगे। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी इसके संदर्भ में जो दिखाई देता है, जो पीटर आर फेलोन और रॉबर्ट ईवी लुकाज का जो अध्ययन है, पीटर आर फेलोन और रॉबर्ट ई लुकाज ने विभिन्न श्रम कानूनों का, खास करके जो रोजगार सुरक्षा से संबंधित कानून बनाए गए हैं, उसका रोजगार के साथ किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा है रोजगार के ऊपर, इसका उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन उपक्रमों के संदर्भ में रोजगार के जो नियम थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उसको ज़्यादा कठोर बनाया गया था, वहाँ पर रोजगार के अवसर कम क्रिएट हुए, जबकि वैसे छोटे छोटे उपक्रम जिसके लिए कि इस तरह के ज़्यादा कठोर कानून नहीं थे, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, वहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा क्रिएट हुए। इसी तरह का एक अध्ययन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है वो टिमोथी बेस्ले और रॉबिन बर्गेस का आता है। टिमोथी बेस्ले और रॉबिन बर्गेस ने 1958 से 1992 तक भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें श्रम कानूनों की स्थिति और वहाँ पर और रोजगार के सीजन का उन्होंने अध्ययन किया कि किन राज्यों में श्रम कानून कितने बने, कितने उसको कठोर कानून उसके अंदर हुए, श्रम कानूनों में कितने श्रमिकों के फेवर में कितने संशोधन किए गए, कितने नियोक्ता के संशोधन में, कहाँ नियोक्ता के संशोधन में के फेवर में संशोधन किए गए, और इसका उन राज्यों में क्या प्रभाव पड़ा रोजगार के सीजन के ऊपर। टिमोथी बेस्ले और रॉबिन बर्गेस का जो ये मेथडोलॉजी अपनाया, इसे बीबी मेथड भी कहते हैं। बीबी मेथड जो इन्होंने अपनाया अपने अध्ययन में, इस मेथड को 2005 में वर्ल्ड बैंक ने भी अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया और वर्ल्ड बैंक ने भी बताया कि भारत में चूँकि जो कठोर श्रमिक कानून हैं इस वजह से यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ पर लेबर लॉ को ज़्यादा डाइल्यूट करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत बताई इसी बीबी मेथड के आधार पर। लेकिन इस बीबी मेथड के ऊपर कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं। इसके ऊपर कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए आदित्य भट्टाचार्य बीबी मेथड के ऊपर सवाल उठाते हुए इस पर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं और वो इस मेथोलॉजी पर ही क्वेश्चन करते हैं। उनके अनुसार जो बीबी मेथड के अंदर जो एक कैटेगराइजेशन किया गया राज्यों का जो कैटेगराइजेशन किया गया और उसमें बताया गया कि श्रम कानूनों के संदर्भ में जो कानून बन रहे हैं या फिर जो संशोधन हो रहे हैं उसका जो एक कैटेगराइजेशन किया गया, नियोक्ता समर्थक, उदासीन या श्रमिक समर्थक, इस तरह का कैटेगराइजेशन जो किया गया उसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सा कानून जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन सा कम इफ़ेक्टिव है। इसमें कोई भी कानून अगर कि नियोक्ता के फेवर में बना या कोई कानून अगर श्रमिकों के फेवर में बनता है तो उसको उसमें सीधे काउंट कर लिया गया कि इतना कानून श्रमिकों के फेवर में है, इतने कानून नियोक्ता के फेवर में है। लेकिन उसमें कोई एक कानून कितना इफ़ेक्टिव है उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया। और इसका सबसे बड़ा इसकी वजह से जो इस मेथड की जो खामी दिखाई देती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि इसमें कई ऐसे राज्य जो कि
जो जहाँ पर कि श्रमिक कानून ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, जैसे खास करके इसमें केरल जैसे राज्य जहाँ पर कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सरकार थी, उसको इन्होंने इस मेथड के आधार पर नियोक्ता समर्थक की कैटेगरी में रख दिया। और दूसरी तरफ जहाँ पर कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, उसको इस मेथड के आधार पर श्रमिक के समर्थक कैटेगरी में रख दिया। तो इसलिए इस मेथड की खामी भी है, और जिसकी वजह से यहाँ इसके ऊपर सवाल भी उठे कि इस मेथोलॉजी के आधार पर जो बताया जा रहा है कि कठोर श्रम कानून की वजह से रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। दूसरी तरफ जो श्रमिक कानूनों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर यह भी हमें समझने की ज़रूरत है कि कई सारे श्रम कानून हैं, उसमें संशोधन की जब बात आती है तो उसको कर पाना सरकारों के लिए पॉलिटिकली संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उसको चुनाव में उसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। लेकिन तो इसलिए वो उससे सीधे उसमें चेंज तो नहीं करते हैं, लेकिन एक अप्रोच, दूसरे तरीके का अप्रोच अपना लेते हैं, जिसको डू नथिंग अप्रोच करते हैं कि वायलेशन होते रहेगा लेकिन हम उसको देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और उसमें एक सरकारी रवैया भी वहाँ आता है, और दूसरी तरफ कुछ वहाँ करप्शन जैसी चीज़ें भी आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ अगर श्रमिक कानूनों का कहीं वायलेशन भी होता है तो उसमें कुछ पैसे वगैरह दे के उससे नियोक्ता आसानी से बच जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो डू नथिंग अप्रोच दिखता है, जहाँ पर कि इतने सारे लेबर लॉ होने के बावजूद भी श्रमिकों की स्थिति को अगर हम देखें तो उनका काफ़ी शोषण होता हुआ दिखाई देता है। और उनके हालात को तो अभी के कोविड-19 के सिचुएशन में जब हमने देखा तो वो तो जग जाहिर सामने आ गया। और उसमें हम देखें तो लोगों के अंदर जो फीलिंग, जब लोग यहाँ सड़कों पर अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग जब सड़कों पर उतरे तो दूसरे जो मध्यम वर्ग हैं या उच्च मध्यम वर्ग हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी वो इसको इस रूप में देख रहे थे कि ये श्रमिक क्यों रोड पर आ गए हैं, क्योंकि इनके वजह से बीमारी महामारी फैल सकती है। यानी कि हमने अपने जो सोच है या अपना जो चिंतन है उसके अंतर्गत उन श्रमिकों की चिंताओं को शामिल किया ही नहीं। ना तो सरकारों ने शामिल किया, ना ही आम जनता जो है उसने ही इसमें शामिल किया। जब उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था तो उस समय भी इस तरह की दलीलें थी, लेकिन उस समय ये मान लिया गया कि क्षणिक तौर पर ये श्रमिकों के लिए कष्टकारी हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये श्रमिकों के लिए बेहतर होगा। और अभी जहाँ इसको लेकर थोड़ा बहुत अगर विरोध हो रहा है तो वहाँ कुछ दमन की शक्ति द्वारा, कुछ उसको बहला फुसला कर और कुछ उनको समझा कर इसको लागू कर लिया जाएगा और इसे निपट लिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति सामने आई उसने श्रमिकों के हालात को उजागर कर दिया है। आप ये सोच सकते हैं कि लॉकडाउन का 15 दिन भी पूरा नहीं हुआ था और श्रमिक पैदल घर जाने के लिए रोड पर निकल गए, क्योंकि उनके पास अगले एक वीक में वो क्या खाएंगे उसके पैसे नहीं थे, उनके पास कोई संचित धन नहीं था, वो कहाँ रहेंगे, कैसे वो अपना किराया देंगे। इस तरह की जो समस्याएं थी उन चीज़ों को हमने सोचा ही नहीं। जो कई सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि श्रमिक रह रहे हैं, जैसे कि मुंबई में आप देखेंगे या फिर दिल्ली के कई सारे जो NCR इलाके हैं, जैसे गुड़गांव के इलाके हैं जहाँ पर कई सारे फैक्ट्री हैं, या फिर नोएडा के इलाके हैं, उन जगहों पर जो श्रमिक काम करते हैं वो एक छोटे से कमरे में 8-8 श्रमिक वहाँ रहते हैं और वो शिफ्ट में काम करते हैं। तो 4 वर्कर्स दिन में जैसे सोएंगे तो 4 वर्कर रात में सोते हैं। तो उस तरह से एडजस्ट करके कई सारे श्रमिकों की ऐसी स्थिति है कि वो एडजस्ट करके इसमें रहते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा होती है, जब हम उन चीज़ों को जब हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि वो उन श्रमिकों से भी जब हम अपील करते हैं कि वो लॉकडाउन का पालन करें, घर के अंदर रहें, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम उनके बारे में सोच ही नहीं पाए। और हम कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में 8 श्रमिकों के लिए रह पाना कितना कठिन होगा। और यदि 1 या 2 दिन की बात हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये लॉकडाउन लंबा चले और उसमें आय का स्रोत न दिख रहा हो, आगे किस तरीके से खाएंगे, क्या करेंगे वो नहीं दिख रहा हो, तो श्रमिकों का बाहर आ जाना स्वाभाविक तरह से दिखाई देता है। और इन चीज़ों को तो हमें उसी समय समझने की ज़रूरत थी जब अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने जब 2007 में जब रिपोर्ट दिया था,
अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने 2007 के अपने रिपोर्ट में बताया था कि देश के अंदर जो 78% जो वर्कर्स हैं वो 20 रुपीज़ पर डे से कम पर गुजारा कर रहे हैं, 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर गुजारा कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 2008 में सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लेकर आई थी, ताकि असंगठित क्षेत्र में लोगों को कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वस्तुतः जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो इसमें एक विसंगतियाँ कई सारे लेवल पे दिखाई देती हैं। उसमें जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं, उसमें साफ साफ कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि राज्य को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि धन का जो संकेंद्रण बहुत ज़्यादा संकेंद्रण नहीं हो, केंद्रित नहीं हो जाए कुछ ही हाथों में धन, बल्कि सभी को वो मिल सके। इनफैक्ट जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें डेविड ईस्टन जैसे सिद्धांतकारों को भी पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करते हैं अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का आधिकारिक बंटवारा। तो पॉलिटिकल सिस्टम संसाधनों का आधिकारिक आवंटन भी करता है, और जब पॉलिटिकल सिस्टम संसाधनों का आधिकारिक आवंटन करता है तो सिस्टम को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये संसाधनों का बंटवारा इस तरीके का ना हो कि इसमें बहुत ज़्यादा विषमताएं हों, बहुत ज़्यादा असमानता हो, किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा हो और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा हो या बहुत ही कम मिल रहा हो। क्योंकि यदि संसाधनों के बंटवारे में इस तरह की विषमता होगी तो फिर वो कई दूसरी तरीके की समस्याओं को जन्म देगा, और यह हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के भी खिलाफ होगा, जिसमें कि धन के संकेंद्रण करने को रोकने के लिए अपेक्षा की गई है। इसी संदर्भ में यदि हम अपने देश की स्थिति को देखते हैं तो कई सारी चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आती हैं। जैसे कि जनवरी 2020 में ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट सामने आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के अंदर 77% जो कुल जो धन है राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर टॉप 10% लोगों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। यहाँ तक कि वर्ष 2017 में जो टोटल जो वेल्थ जेनरेट हुआ उसका 73% हिस्सा केवल ऊपर के 1% लोगों तक ही वो केंद्रित हो गया, उन्हीं के हाथों में वो जा पाया। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो तेज़ी से देश के अंदर बिलियनर की संख्या बढ़ रही है उसके बारे में बताया गया है। जहां वर्ष 2000 में देश के अंदर केवल 9 बिलियनर थे, वहीं 2017 में देश के अंदर 101 बिलियनर थे, और 2020 में इन बिलियनर्स की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। बिलियनर की संख्या का बढ़ना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जिस भी देश में जितने ज़्यादा बिलियनर होंगे वहाँ पर आर्थिक विषमता उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि जब देश का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है तो उसमें एक बिलियनर का भी इनकम काउंट होता है, और दूसरी तरफ एक श्रमिक और या एक वंचित जो व्यक्ति है उसका भी आय की गिनती की जाती है और उसके आधार पर औसत निकाला जाता है। तो एवरेज जब उसका निकालने, भले ही किसी देश का या उसकी जो बाहरी छवि है भले ही वो आकर्षक दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वहाँ काफ़ी अंदर तक गहराई से आर्थिक विषमता विद्यमान होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमें उन श्रम सुधारों को समझना होगा। क्या आज जो श्रम सुधार किए जा रहे हैं या फिर जो श्रमिक कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे क्या उन श्रमिकों की जीवन और उनकी जीविका में किस तरीके के बदलाव होंगे, उनके जीवन और जीविका और भी बेहतर होगी या वो ज़्यादा कहीं बदतर तो नहीं हो जाएगी। जब इन सारे सवालों के नज़रिए से जब हम देखते हैं
तो हम ये भी हमें देखना होगा कि देश के अंदर जब इतने सारे श्रम कानून हैं, जिसमें कि केंद्र के 44 और विभिन्न राज्यों के 200 से ज़्यादा कानून हैं, यानी कुल मिलाकर 250 से ज़्यादा श्रमिक कानून हैं, तो इन कानूनों के होने के बावजूद जब श्रमिकों की देश में इतनी दयनीय स्थिति है, तो उन श्रमिक कानूनों को जब और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया जाएगा, उसे और ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, तब फिर उनकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो श्रमिक कानूनों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही, जो उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं या जो उसमें स्थगित की जा रही कानूनों को जो चेंज किया जा रहा है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एक चिंता उत्पन्न करती है। तो परख के इस एपिसोड में हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। परख के अगले एपिसोड में हम पुनः एक बार उपस्थित होंगे और इसमें हम उन विभिन्न श्रम कानूनों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, इन सारे कानूनों पर विस्तार चर्चा करेंगे और इन कानूनों के अंदर जो विभिन्न प्रावधानों के अंदर किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।